नरेंद्र मोदी आज ऐसा लग रहा था जैसे 15 अगस्त के दिन पर जो स्वतंत्रता दिवस है वो देश की बात नहीं कर रहे थे, आरएसएस का गुणगान कर रहे थे, आरएसएस की चापलूसी कर रहे थे ताकि उनकी कुर्सी बची रह जाए। सोचिए, आरएसएस ने अब लगभग तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर देना है और इसका नतीजा भी देखने को मिला। अमित शाह और प्रधानमंत्री की जोड़ी राजीव प्रताप रूडी से चुनाव हार गए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव था उसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के चाहने के बावजूद रूडी चुनाव जीत गए और बालियान चुनाव हार गया जो अमित शाह का कैंडिडेट था। मतलब नरेंद्र मोदी और शाह के पास अब आरएसएस के सामने घुटना टेकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये चापलूसी क्यों करनी पड़ रही है लाल किला से उस आरएसएस की जिस आरएसएस ने 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, जिस आरएसएस ने तिरंगा फहराने पर दलित समाज के युवाओं पर एफआईआर दर्ज करा दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिलीप मंडल का पोस्ट बताऊंगा। उस आरएसएस की चापलूसी 15 अगस्त के दिन लाल किला से क्यों करनी पड़े? क्योंकि साहब की कुर्सी खतरे में है। दरअसल आरएसएस की कोशिश है कि अब कोई ब्राह्मण या जनरल कैटेगरी का इस देश को प्रधानमंत्री मिले, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। जैसे बिहार में चुनाव है, बिहार में चाहकर भी बीजेपी कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बना सकता है, उसे कोई सम्राट चौधरी ही चुनना पड़ेगा जो दलित पिछड़ा किसान हो। वैसे अभी तक बीजेपी ने बड़ी हिमाकत कर रखी है। उनके ब्राह्मण सीएम है असम में, उनके सवर्ण सीएम है यूपी में योगी आदित्यनाथ, उनके ब्राह्मण सीएम है फडणवीस। तो इस देश में अभी भी सबसे ज्यादा अगर किसी एक बिरादरी का, एक जाति का मुख्यमंत्री हो तो वो ब्राह्मण समाज का है। देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, ये दोनों ब्राह्मण समाज से हैं। भजन लाल जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं ये भी ब्राह्मण समाज से हैं। 3 ममता बनर्जी चौथा, ये ब्राह्मण समाज से हैं। तो सोचिए 4 मुख्यमंत्री जो हैं इस देश में ब्राह्मण समाज से हैं। उसके बाद अब आरएसएस चाह रहा है कि प्रधानमंत्री हमारा हो, यानी नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस या योगी आदित्यनाथ। इतना ही नहीं, आरएसएस शिकंजा कस रहा है। आरएसएस का कहना है कि आपको अध्यक्ष पद हमारा होना चाहिए। संजय जोशी जो मोदी का 36 का आंकड़ा है। इतना ही नहीं, एक किसान उपराष्ट्रपति को हटाने के बाद आरएसएस कह रहा है कि हमारा होना चाहिए, हमारी सोच का। यही नहीं, आरएसएस कह रहा है कि कोई भी अब बड़े पद पर, जिस तरह से धनखड़ साहब ने थोड़ी रीढ़ दिखाई थी, तो अब कोई भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, इस तरह का कोई भी पद अब आरएसएस को अपनी विचारधारा वाला चाहिए। और आरएसएस की विचारधारा क्या है? समरसता। वो कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से एक मंडल की हत्या हो गई, एक झा ने कर दिया क्योंकि उसकी बेटी से शादी कर ली थी और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। ये है आरएसएस की कोशिश। स्कूल कॉलेज में जैसे लक्ष्मण यादव को, डॉक्टर रितु जो दलित समाज से थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया, रतन लाल पर एफआईआर हो गया था। ये है आरएसएस। आरएसएस की कोशिश है कि दलित राष्ट्रपति के पद पर हो, महामहिम आदिवासी समाज से हो, लेकिन ये दिखाने के लिए हो और जड़ें काट दी जाए। वो आरक्षण की समीक्षा की बात कई बार कह चुका है। आरएसएस वो संगठन है जिसमें अब तक सिर्फ सवर्ण प्रमुख होते रहे हैं, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के ब्राह्मण। एक ठाकुर रज्जू भैया हुए थे यूपी से, उनको भी बाहर कर दिया गया। आरएसएस वो संगठन है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। आरएसएस वो संगठन है जिसने आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया। आरएसएस वो संगठन है जिसको बाबा साहब ने कभी खतो किताब तक नहीं किया। गांधी से तो उन्होंने बहस भी की, लेकिन आरएसएस पर तो उन्होंने कभी कोई बात ही नहीं की। आरएसएस वो है जो टू नोशन थ्योरी को मानता था। जिन्ना और सावरकर दोनों एक ही तरह से सोचता था। तो आज उस आरएसएस की प्रधानमंत्री को तारीफ करने की क्या वजह है? उसकी वजह है कि उनकी कुर्सी डोल रही है। लेकिन वो तो शुक्र मनाइए कि तमाम बहुजन समाज के नेता अपने हितों के लिए बीजेपी के साथ खड़े हैं। और जिस दिन वो समाज का हित सोचेंगे, बीजेपी का साथ, आरएसएस का साथ छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आरएसएस इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। वो तिरंगे के खिलाफ है। जिस आरएसएस की कोशिश है
पहले भी उस संविधान का हिंदू महासभा के तौर पर विरोध कर चुकी है। करपात्री महाराज, आरएसएस अभी भी अंग्रेजी के खिलाफ है। आरएसएस अभी भी मनुस्मृति का पक्षधर है। आरएसएस के लोगों को अभी भी संविधान नहीं पचता है। उस आरएसएस की प्रशंसा नरेंद्र मोदी को करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि कुर्सी खतरे में है। तो चलिए एक एक करके वो तमाम खबरें जो आज 15 अगस्त पर आपको बताना जरूरी है, क्योंकि ये खबर कोई टीवी अखबार नहीं बताएगा। सोचिए, टीवी अखबार बता रहा है कि जब देश का पार्टीशन हुआ तो 90 लाख ही मुसलमान गए 4 करोड़ में, बाकी क्यों रह गए? क्योंकि वो बाई चॉइस भारतीय हैं, वो भारत को ही अपना मुल्क मानते हैं। और वहाँ कहीं नहीं लिखा था कि जिसको पार्टीशन पसंद है वो जाए, जिसको पार्टीशन नहीं पसंद है वो यहीं रहे। तो खैर एक एक करके वो तमाम खबरें मैं आपको बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो सोशल मीडिया पर जरूरी है। तो सोचिए, अब प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आरएसएस का गुणगान करना पड़ रहा है। और आरएसएस मतलब मोहन भागवत, ब्राह्मण समाज का संगठन। तो जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक इस सरकार के साथ बने हुए वो सोच ले, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, निषाद हो, राजभर हो, कि क्या आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है? क्या आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया? और ये लोग बाबा साहेब को घसीटते हैं। अरे बाबा साहेब तो अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे और जातिवाद से भी लड़ रहे थे। बाबा साहेब ने तो आंख में आंख डालकर अंग्रेजों को कहा कि तुम लुटेरे हो। बाबा साहब तो इंग्लैंड में जब वैल्यू ऑफ रूपी पर पीएचडी कर रहे थे तो भी अंग्रेजों ने उनकी पीएचडी रोक दी थी। हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। आप सभी को 79वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नेशनल दस्तक ने यह ट्वीट किया है, आप लोग जरूर देखिए और सोचिए, आप एक्टिंग करते हो या विवेक शून्य हो गए हो। ये है रूबिका लियाकत, कह रहे कि प्रधानमंत्री आज एकदम कोच की तरह दिख रहे थे। इतनी चापलूसी और गब्बर सिंह टैक्स। प्रधानमंत्री को अब लग गया है कि जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है। सोचिए, जनता को दुहा जा रहा है टैक्स के नाम पर, और बाकी काम इनकम टैक्स ईडी। जब दुकान पर माल नहीं बिकता है तो मालिक को छूट देनी पड़ती है। जीएसटी में छूट की घोषणा के संकेत है गब्बर सिंह टैक्स। शेर दहाड़ने जा रहा है। पाकिस्तान को रेल देंगे आज, लेकिन अमेरिका चीन का नाम नहीं लेंगे। सोचिए, जो चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, जिसने रिजांगला के उस पावन, हमारी वीरता के, जो अखिलेश यादव ने कहा है कि जो मूर्तियां थी उसको कब्जे में ले लिया। सोचिए, अमेरिका ने 50% हम पर टैरिफ लगा दिया। हर भारतीय को सिक्कर में बांध के भेज रहा है, लेकिन उसके बाद भी नहीं बोलेंगे। अच्छा है, संविधान को प्रकाश स्तंभ बता रहे हैं। दरअसल विपक्ष का दबाव लाल किले से बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन इसी भाषण में उन्होंने इस संगठन का दिल खोलकर तारीफ की, जिसका एजेंडा इस संविधान को बदलना है। सोचिए, आरएसएस, तिरंगे का बहिष्कार करो, इसने हिंदुओं को बर्बाद किया, हम भगवा ध्वज रहलाएंगे। जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहारंद का ये बयान है। ये आरएसएस से जुड़े लोग हैं। लाल किले से पीएम मोदी उस आरएसएस की प्रशंसा कर रहे हैं जिसने करीब 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, जिसके सदस्य रहे नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता गांधी की हत्या की। मोदी जी, आरएसएस की सच्चाई पूरा देश जानता है। सोचिए, आज जो तस्वीर जारी हुई है भारत सरकार का, अरे सावरकर को ऊपर रखना था तो गांधी जी से रख लेते, लेकिन सावरकर को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस से कैसे ऊपर रख सकते हो? सोचिए, क्या सावरकर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद से ऊपर हो सकते हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी? गांधी से ऊपर रख लेते तो सावरकर को सबसे ऊपर रखा गया है, फिर गांधी हैं और उनके नीचे हैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और सुभाष बाबू, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। आप सोचिए, सावरकर कौन था? अंग्रेजों की पेंशन पर मिलने वाला, महात्मा गांधी की हत्या में साजिश शामिल रहने वाला एक राष्ट्रद्रोही था। श्रीनिवास ये कांग्रेस वाले इसको हमला कर रहे हैं। क्रांति कुमार ने लिखा, 103 मिनट के भाषण में मोदी जी ने एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया। और सोचिए, कह रहे हैं घुसपैठिए महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, हमारी नौकरी खा रहे हैं। तो 11 साल से आप झाल बजा रहे हैं। ये गृह मंत्री खाली देश के लोगों को, उमर खालिद सैफी, प्रशांत कनौजिया और हम जैसे लोगों के जांच के लिए ईडी और इनकम टैक्स है, और जेल में दलित पिछड़ों को डालना है। घुसपैठिए आपसे पकड़े नहीं गए। नाम संजू पाठक, उत्तर प्रदेश। पद काम आप खुद देख लो।
एक एससी समाज की बच्ची के साथ छेड़खानी की कोशिश की थी। तस्वीरें वायरल हैं। जल और रक्त साथ नहीं बह सकते, सोचिए। तो सीज फायर क्यों किया था, किसने कहा था? अभी भी मैच हो रहा है क्योंकि अमित शाह बीसीसीआई चलाते हैं और अमित शाह से तिरंगा नहीं फहराया गया। सोचिए। तो ये तस्वीरें स्क्रीनशॉट पर वायरल है। जोधपुर में मुख्यमंत्री के जो कारवा निकलता है, वीआईपी मूवमेंट होता है, उसकी वजह से एक बच्ची एक्सीडेंट की वजह से मारी गई है। और लाल किले की प्राचीर से पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने आरएसएस का गुणगान किया है। गांधी को प्रणाम करने के तुरंत बाद गांधी की हत्या के आरोप का संगठन गुणगान। और वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों का नाम का ब्यौरा दे। ये सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, एक एक घर में 100-100 वोटर हैं। राहुल गांधी ने बारिश में भीगते हुए तिरंगे को सलामी दी, बड़ी खबर है। और कर्नाटक में सोचिए, कर्नाटक के धर्मस्थला मंदिर में एक सफाई कर्मचारी ने कहा है कि 1995 से 2014 के बीच उसने कई शवों को नदी किनारे दफना दिया, उन शवों के साथ यौन शोषण हुआ था। तो आप ऐसी जगहों से सावधान रहें। और रेडियो रवांडा भारत में जीवित हो चुका है। अंजना जी का कहना है कि 90 लाख ही मुसलमान क्यों हुए 4 लाख में। ये सबसे बड़ी खबर है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने देश को आज स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, ईवीएम की गड़बड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ईवीएम मंगवाया जिसमें 3 साल पहले चुनाव हुआ था। जो हार गया था वो जीत गया, जो जीत गया था वो हार गया। ये है खेल। तो ये सबसे बड़ी खबर है। उदयपुर में कोटरा उदयपुर में स्कूल की दीवार गिरने से फिर एक बच्ची की मौत हुई है। तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और तमाम तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर, सावरकर सबसे ऊपर हैं, गांधी हैं, उसके बाद भगत सिंह और सुभाष बाबू। कम से कम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद का तो सम्मान कीजिए। चुनाव आयोग की नीयत ठीक नहीं, योगेंद्र यादव। और कल से एक विधायक हैं पाल, जिनको अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया है। उनके पति का हत्यारा मुसलमान था तो उसको न्याय मिला। लेकिन बिजमा यादव हैं, इनके पति का हत्यारा एक मुख्यमंत्री का स्वजातीय था। उदय भान का कपिल करवाड़िया और सूरज भान करवाड़िया भी हत्या में शामिल था। सोचिए, पहली बार उत्तर प्रदेश में 47 की हत्या हुआ था। उदय भान का भाई कपिल। सोचिए, अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। उदय भान की पत्नी को भाजपा ने 2017 में मेजा से विधायक बनवाया, फिर 2022 हार गए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने उदय भान को अच्छे व्यवहार के लिए जेल से मुक्त कर दिया। ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। सोचिए, तमाम खबरें हैं। तो अब तो चाहे बिहार में दलित आईएएस का हत्यारा हो वो भी छूट जाता है, यूपी में भी। तो सोचिए, इस तरह से लोग छूट जाते हैं। इन्होंने स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर को भी हिंदू मुस्लिम का जरिया बना दिया। हिम्मत है तो पूछो कि 52 साल तक आरएसएस ने दफ्तर में तिरंगा क्यों नहीं लगाया। जिन्ना के साथ क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई। क्यों सावरकर ने सुभाष चंद्र बोस की सेना के बजाय अंग्रेजों की सेना में शामिल होने की बात कही। तो ये तमाम बड़ी खबरें। और सोचिए, एक कंपनी है, वो शिवसेना को 80 करोड़, बीजेपी को 30 करोड़ और कांग्रेस को 2 करोड़ देने वाली है। वो एक आईआईटी बनाती है, बीजी सिरके कंस्ट्रक्शन। आईआईटी धारवाड़ की सीलिंग गिर गई। ट्रेन के एसी बोगी में से दारू निकले हैं। ये इस तरह खबरें हैं। और देश भर में वोट चोर के पोस्टर लग रहे हैं। बुलंदशहर में भी यूपी में पोस्टर लगे थे, प्रशासन ने हटवा दिया है। और बिजमा देवी के पति जवाहर यादव की हत्या की योगी के सजाती उदय भान करवाड़िया ने की। सीएम योगी ने अपने सजाती हत्यारे की सजा माफ कर दी। उदय भान करवाड़िया को मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया गया। सोचिए, ये तमाम सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं और सोशल मीडिया है। और लाल किले की प्राचीर पर एक थका और मजबूर प्रधानमंत्री था। बैसाखियों पर टिकी सरकार वाला ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिटा और घरेलू स्तर पर साख गंवा चुका प्रधानमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता साबित करने के लिए गले का जोर लगाता, मगर अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए बातें बनाता प्रधानमंत्री। नौजवानों और किसानों को बरगलाता, तस्त परेशान व्यापारियों को झुंझुना पकड़ाता प्रधानमंत्री। फैक्ट चेक अभी बाकी है, दावों की पोल अभी खुलेगी। डॉक्टर मुकेश कुमार जो सीनियर पत्रकार हैं। मोदी सरकार के मंत्रालय ने महात्मा गांधी से बड़ी सावरकर की फोटो लगाई है। और मोदी जी ने लाल किले से बोलते हुए घुसपैठिए के बारे में बोला और कहा कि घुसपैठिए देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। एक तो ऐसा लगता है कि भारत में घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप की है, और दूसरा, अंकिता भंडारी से लेकर बीएचयू केस तक दोषी कौन घुसपैठिए थे। और बिहार में चुनाव आते ही अनंत सिंह और राजबल्लभ यादव को मुक्त कर दिया गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब सबसे खास दिलीप मंडल का वो पोस्ट जो उन्होंने आरएसएस पर लिखा था, जब वो लिखते थे
जब भी कोई आरएसएस वाला देशभक्ति की बात करे, जो आज प्रधानमंत्री कर रहे थे, वो भी लाल किले से, जब भी कोई आरएसएस वाला देशभक्ति की बात करे उसे कहिए केस नंबर 176 नागपुर 2001, सरकार बनाम विजय और अन्य, फैसला 6/8/2013। वह शर्म से सिर झुका लेगा, हाँ यह तभी होगा अगर उनमें लाज बची हो। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और संविधान विशेषज्ञ नितिन मिश्राम की हजारों किताबों की शानदार लाइब्रेरी के केस में जजमेंट रखा है। 26 जनवरी 2001 को 3 युवक नागपुर में संघ हेडक्वार्टर पहुंचे। उनके पास भारत का राष्ट्रीय ध्वज था। वे उस बिल्डिंग पर पहली बार राष्ट्रीय झंडा फहराना चाहते थे। वहां मौजूद संघ के बड़े नेताओं ने ऐसा नहीं करने दिया और पुलिस केस कर दिया। उनकी सरकार थी, पुलिस ने झंडा जब्त कर लिया। 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराने का हक हर किसी को हमेशा रहा है। आखिरकार कोर्ट ने तीनों को बरी कर दिया। सबसे बड़ी बात, आदेश में दर्ज है कि झंडे को पूरी मर्यादा के साथ हिफाजत में रखा जाए। इस घटना की शर्म की वजह अब संघ ने कहीं राष्ट्रीय झंडा फहराना शुरू कर दिया है। 2001 से पहले इन्होंने तिरंगा फहराया ही नहीं था। तो सोचिए, जिस प्रधानमंत्री आरएसएस की प्रशंसा करे उसने 2001 से पहले तिरंगा ही नहीं फहराया था। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।